हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। सो आज से शुरू होने वाला है मार्वल का फेज 2, जिसमें टोटल फेज 1 की तरह 6 मूवीज होने वाली हैं। और फेज 1 से याद आया कि मैं मार्वल का फेज 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखा है तो फेज 2 देखने से पहले जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी रोड टू डूम्सडे के नाम से। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद फेज 2 की सबसे पहली मूवी से, जो कि है आयरन मैन 3। सो मूवी शुरू होती है 1999 के न्यू ईयर ईव पार्टी में। टोनी एक साइंटिस्ट माया हेंसन से मिलता है, जो एक्सट्रीमिस की इन्वेंटर है। एक्सट्रीमिस एक एक्सपेरिमेंटल रिजेनरेटिव ट्रीटमेंट है जो सीरियस इंजरी से रिकवरी करा सकता है। सिंपल भाषा में बोलें तो एक्सट्रीमिस डिसेबल्ड लोगों को ठीक कर सकता है। फिर वहाँ पर एक डिसेबल्ड साइंटिस्ट एल्ड्रिच किलियन टोनी और माया को अपनी कंपनी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक AIM में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन स्टार्क उसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर वो ठान लेता है कि वो स्टार्क से अपना बदला लेकर रहेगा। अब 13 साल बाद 2012 क्रिसमस के टाइम टोनी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है और उसे न्यूयॉर्क एलियन इन्वेजन के बाद बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, क्योंकि एक जायंट होल से एलियन इन्वेजन स्टार्क के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसको नींद आना बंद हो जाती है, जिससे डील करने के लिए उसने दर्जनों नए आयरन मैन सूट्स बना लिए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स के साथ टेंशन बढ़ने लगती है। इसके बीच कई सारी जगह पर बॉम्बिंग्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसका क्लेम एक टेररिस्ट मेंटेन करता है, जिसका कनेक्शन सीधा टेन रिंग ऑर्गेनाइजेशन से है, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने आयरन मैन 1 में टोनी को किडनैप करा था। अब यहाँ पे स्टार्क का सिक्योरिटी चीफ हैप्पी होगन मैंड्रिन पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम एक अटैक में पूरी तरह इंजर हो जाता है और कोमा में चला जाता है, जिससे स्टार्क गुस्से में आकर टीवी पर मैंड्रिन को ओपनली चैलेंज कर देता है और अपने घर का एड्रेस रिवील कर देता है। फिर मैंड्रिन उसे घर पर गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेजता है। स्टार्क का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। माया हेंसिंग, जो स्टार्क को वार्न करने के लिए आई होती है, पेपर के साथ बच जाती है। स्टार्क एक एक्सपेरिमेंटल आयरन मैन सूट में एस्केप करता है, जिससे उसका AI जार्विस कंट्रोल करता है और वो टेनेसी के एक रूरल एरिया में लैंड करा देता है, जो स्टार्क के इन्वेस्टिगेशन के प्लान पर बेस्ड होता है। नया वाला सूट पूरी तरह फंक्शनल नहीं होता और उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो वापस घर जा सके। और टोनी के घर पर अटैक के बाद दुनिया को लगने लगता है कि स्टार्क मर चुका है। स्टार्क ठंड में बहुत स्ट्रगल करता है और उसको दूर तक अपना सूट खींच कर ले जाना पड़ता है। फिर टोनी पहुंचता है एक गैराज में, जहाँ पर वो एक लोकल लड़के हार्ली कीनर से मिलता है और उसकी हेल्प से वो एक लोकल एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेट करता है, जो मैंड्रिन अटैक जैसा लगता है। स्टार्क यहाँ पे डिस्कवर करता है कि वो बॉम्बिंग्स एक्चुअली उन सोल्जर्स की वजह से हो रहे थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट दिया गया था और जिनकी बॉडीज ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर रही थी, जिससे वो ब्लास्ट हो जाते थे। AIM ने इन्हें टेररिस्ट अटैक का नाम दिया ताकि एक्सट्रीमिस्ट के फ्लॉस छुपा सकें। स्टार्क खुद एक्सट्रीमिस्ट का इफेक्ट देखता है जब मैंड्रिन के एजेंट सेवन और ब्रांड उस पर अटैक करते हैं। स्टार्क ब्रांड को मार देता है और सेवन को डिसेबल कर देता है। इसी बीच किलियन वापस आता है और हैंसन की मदद से पेपर को किडनैप कर लेता है। और किलियन यहाँ पे खुद एक्सट्रीमिस्ट की हेल्प से चल पा रहा था और उसका मास्टर प्लान ये होता है कि हैंसन के एक्सट्रीमिस्ट को यूज़ करके ऐसे लोग बनाना जो किलियन की तरह हों। अब दूसरी तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैंड्रिन को ढूंढने में लगी होती हैं, जबकि जेम्स रोड, जो पहले वॉर मशीन था और अब आयरन पेट्रियट नाम से जाना जाता है, एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ उसका आर्मर चुरा लिया जाता है। स्टार्क मियामी में मैंड्रिन के हेडक्वार्टर तक पहुँचता है और इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स का यूज़ करके अंदर घुसता है। वहाँ से पता चलता है कि मैंड्रिन एक्चुअली एक इंग्लिश एक्टर ट्रेविस स्लेटरी है, जो अपने नाम पर हो रहे क्राइम से अनजान होता है। किलियन, जो स्लेटरी के पीछे मास्टरमाइंड होता है, स्टार्क को कैप्चर कर लेता है। किलियन यहाँ पे बताता है कि उसने हैंसन के एक्सट्रीमिस्ट रिसर्च को यूज़ करके अपनी डिसेबिलिटी ठीक करी और फिर इंजर्ड वॉर सोल्जर पर यूज़ करके अपने जैसे और लोग बनाए, पर कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट को झेल नहीं पाए और अचानक से फट गए। वो ये भी बताता है कि उसने पेपर पर भी एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करा है ताकि स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को फिक्स करे और पेपर को बचाए। और जब स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट को परफेक्ट बना लेगा, तब जाकर किलियन उस एक्सट्रीमिस्ट को प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा अपने जैसे और बनाने में। पर यह वाला प्लान हैंसन को नहीं बताता और जब वो किलियन के अगेंस्ट हो जाती है और उसके प्लान्स को एक्सपोज करने की धमकी देती है, किलियन उसको जान से मार देता है। किलियन के वहाँ से जाते ही स्टार्क अपने सूट में एस्केप कर जाता है और रोड्स के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे पता लगता है कि किलियन प्रेसिडेंट एलिस पर एयरफोर्स 1 में अटैक करने वाला है आयरन पेट्रियट आर्मर का यूज़ करके, जो सेवन कंट्रोल कर रहा था। स्टार्क सेवन को मार देता है और पैसेंजर्स को बचाता है, लेकिन किलियन प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है। एक डैमेज्ड ऑयल टैंकर पर किलियन प्लान करता है कि वो प्रेसिडेंट को लाइव टीवी पर मार देगा ताकि वाइस प्रेसिडेंट उसके हाथों की कठपुतली बन सके। फिर वहाँ पर स्टार्क और रोड्स प्लेटफॉर्म पर अटैक करते हैं आयरन मैन सूट्स की मदद से, जो जार्विस रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। रोड्स प्रेसिडेंट को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है, जबकि स्टार्क को पता चलता है कि पेपर एक्सट्रीमिस्ट के बाद भी जिंदा है, लेकिन उसे बचाने से पहले रिप कोलैप्स हो जाती है और पेपर गिर जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई। स्टार्क किलियन से फाइट करता है लेकिन फंस जाता है। तब पेपर, जिसके पास एक्सट्रीमिस्ट पावर होती है और जो गिरने के बाद भी बच जाती है, किलियन को जान से मार देती है और स्टार्क को बचाती है। फिर स्टार्क ये दिखाने के लिए कि वो सुधर चुका है, वो जार्विस को ऑर्डर देता है कि सब आयरन मैन सूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
और फिर सारे के सारे आयरन मैन सूट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और स्लेटरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और हैप्पी कॉमा से बाहर आ जाता है और स्टार्क पेपर के एक्सट्रीमिस्ट इफेक्ट को स्टेबल कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपनी आयरन मैन लाइफ को कम करेगा और सर्जरी करवा के अपने दिल के पास वो लोहे के शार्पनर निकलवा लेता है ताकि उसको दोबारा आग रिएक्टर पहनने की जरूरत न पड़े। और वो अपना आग रिएक्टर समुद्र में फेंक देता है और वो ये कहता है कि वो टेक्नोलॉजी की बिना भी हमेशा आयरन मैन रहेगा। फिर इसके बाद थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जो स्टार्ट होती है ओडिन के टाइम से भी कई करोड़ों साल पहले से। यहाँ बोर जो ओडिन के पिता थे वो डार्क एल्फ मैलेकिथ के अगेंस्ट वॉर कर रहे थे, जो एक पावरफुल वेपन एथर को 9 रियल्स पर अनलीश करना चाहता था। मैलेकिथ की फोर्सेस को उनके होम वर्ल्ड सॉर्टलहैम पर हराने के बाद बोर एथर को एक हिडन वर्ल्ड में भेज देते हैं जहाँ उस तक कोई पहुंच ना सके। लेकिन मैलेकिथ अपने लिeutenant एल्ग्रिम और कुछ डार्क एल्फ्स के साथ स्केप कर जाता है। प्रेजेंट डे एसगार्ड में ओडिन लोकी को अर्थ पर उसके क्राइम्स के लिए जेल में डाल देता है। इसी बीच थॉर और उसके दोस्त वेनाहाइम पर कुछ घुसपैठियों से लड़ते हैं ताकि बायोफ्रॉस्ट के रिकंस्ट्रक्शन के बाद 9 रियल्स में शांति बना सकें, क्योंकि बायोफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय हुए 2 साल हो चुके थे और 2 सालों तक थॉर को दूसरे रियल्स में ट्रैवल करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बट एज फॉर नाउ बायोफ्रॉस्ट दोबारा से रिबिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे एसगार्डियंस को पता चलता है कि कन्वर्जेंस जो 9 रियल्स का एक रेयर अलाइनमेंट है जल्दी से होने वाला है। और जैसे जैसे ये इवेंट पास आता जा रहा है अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच रैंडम पोर्टल्स अपीयर होने लगते हैं। लंदन में एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेम्स फॉस्टर एक अबेंडन फैक्ट्री में जाती है जहाँ पे ऐसे पोर्टल्स अपीयर हुए होते हैं। फॉस्टर एक हिडन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है जहाँ एथर स्टोर है और वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। थॉर जेन को ढूंढ लेता है और उसे एसगार्ड ले जाता है जहाँ पे ओडिन थॉर को वार्न करता है कि एथर एक बहुत पावरफुल वेपन है और वो थॉर को स्टोरी बताता है कि कैसे ओडिन के पिता ने मैलेकिथ को हराकर एथर को उससे दूर किया था। अब दूसरी तरफ मैलेकिथ जो एथर के रिलीज होने से जाग जाता है फॉस्टर को ढूंढने के लिए एसगार्ड पर अटैक करता है। थॉर की मदर फ्रिगा उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर जाती है पर मैलेकिथ थॉर की वजह से ईथर को हासिल नहीं कर पाता। थॉर लोकी को रिक्रूट करता है जो एक सीक्रेट पोर्टल के बारे में जानता है जो सॉर्टलहैम तक जा सकता है ताकि वो मैलेकिथ का सामना कर सके और फ्रिगा का बदला ले सके। सॉर्टलहैम पर लोकी एक इल्यूजन का यूज करके मैलेकिथ को ट्रिक करता है ताकि वो एथर को जेन की बॉडी से बाहर निकाले, लेकिन थॉर का ईथर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान अटेम्प्ट फेल हो जाता है। मैलेकिथ ईथर के साथ मर्ज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि लोकी एल्ग्रिम को मारते हुए अपेरेंटली मर जाता है। थॉर और जेन लंदन में जेन के मेंटोर डॉक्टर एरिक सेल्विक के साथ यूनाइट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैलेकिथ प्लान कर रहा है पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में डालने का, ईथर को कन्वर्जेंस के सेंटर जो कि ग्रीनिच है उसमें अनलीश करके। अब सिंपल भाषा में समझें तो जितने भी 9 रियल्स हैं वो सब की सब कुछ टाइम के लिए एक लाइन में आ रही हैं और जब वो एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी तो सारे रियल्स के पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे और मैलेकिथ ईथर को सारे रियल्स में एक साथ अनलीश कर पाएगा ताकि वो सारे रियल्स को डार्कनेस में ला सके। पर थॉर मैलेकिथ से मल्टीपल वर्ल्ड्स में लड़ता है, जबकि जेन का ग्रुप अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का यूज करके मैलेकिथ को सॉर्टलहैम भेज देता है जहाँ वो अपने ही शिप के नीचे क्रश हो जाता है। अब यहाँ पे मैलेकिथ मर गया या फिर जिंदा है इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे थॉर वापस एसगार्ड चला जाता है जहाँ वो ओडिन की गद्दी का ऑफर मना कर देता है और जब वो चला जाता है तब रिवील होता है कि लोकी अभी जिंदा है और ओडिन का रूप धारण करके बैठा है। मतलब लोकी सॉर्टलहैम पे मरा नहीं था और वो लोकी की ट्रिक्स में से एक थी। लोकी को ऐसे ही शैतानों को देवता नहीं कहा जाता है। अब इसके मिड क्रेडिट सीन में वॉलस्टैक और सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं और ईथर उसके पास रख देते हैं क्योंकि टेसरेक्ट ऑलरेडी एसगार्ड में है और वो डरते हैं कि 2 पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ रखना डेंजरस हो सकता है। और जाते वक्त कलेक्टर कहता है कि वो बाकी 5 स्टोन्स भी हासिल करना चाहता है। मतलब एथर एक इन्फिनिटी स्टोन हो गया जो है रियलिटी स्टोन और उसके जैसे 5 और एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से एक एसगार्ड में है जो है टेसरेक्ट के अंदर और वो है स्पेस स्टोन। अब बचे बाकी 4 और स्टोन। फिर इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की, जो शुरू होती है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के 2 साल बाद से। स्टीव रॉजर्स वॉशिंगटन डीसी में शील्ड के लिए काम कर रहा होता है और साथ ही मॉडर्न सोसाइटी के साथ एडजस्ट हो रहा होता है। उसे एजेंट नताशा रोमानोफ और शील्ड की काउंटर टेररिज्म टीम स्ट्राइक के साथ, जिसे एजेंट ब्रॉक रमलो लीड कर रहा होता है, एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ उन्हें एक शील्ड की शिप पर पायरेट से हॉस्टेजेस को फ्री करना होता है, जिसे जॉर्ज पेट्रॉक लीड कर रहा होता है। मिशन के दौरान रॉजर्स को पता चलता है कि नताशा के पास निक फ्यूरी का एक सीक्रेट असाइनमेंट है जिसमें उसे शिप के कंप्यूटर से डेटा निकालना है। ट्रिस्केलियन में जो शील्ड का हेडक्वार्टर है, निक स्टीव से बात करता है और स्टीव को प्रोजेक्ट इनसाइड के बारे में बताया जाता है। प्रोजेक्ट इनसाइड में शील्ड ने ऐसे 3 हेलिकैरियर्स बनाए होते हैं जो स्पाई सैटेलाइट से लिंक्ड हैं और वो तीनों के तीनों हेलिकैरियर फ्यूचर थ्रेट्स को पहले ही एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन करे गए हैं।
मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग जो आगे जाके शील्ड के लिए थ्रेट बन सकते हैं, ये तीनों हेली कैरियर पहले ही उन लोगों को जान से मार देंगे, इससे पहले वो लोग कोशिश कर पाएं। अब जो डेटा नताशा ने शील्ड की शिप से निकाला था, उसको डीक्रिप्ट ना कर पाने की वजह से फ्यूरी को प्रोजेक्ट इनसाइट पर डाउट होने लगता है और वो सीनियर ऑफिशियल एलेक्जेंडर पियर्स से प्रोजेक्ट डिले करने को कहता है। एजेंट मारिया हिल से मिलने जाते वक्त फ्यूरी पर एक अटैक होता है जिसे एक असैसिन लीड करता है जिसका नाम है विंटर सोल्जर। फ्यूरी बचकर रॉजर्स के अपार्टमेंट पहुंचता है और उसे वार्न करता है कि शील्ड बिक चुकी है। वो रॉजर्स को एक फ्लैश ड्राइव देता है और कहता है कि किसी पर ट्रस्ट मत करना, लेकिन उसके बाद विंटर सोल्जर उसे गोली मार देता है। स्टीव विंटर सोल्जर के पीछे जाता है पर उसको पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। बाद में सर्जरी के दौरान फ्यूरी को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पियर्स रॉजर्स से फ्यूरी के बारे में पूछता है, लेकिन रॉजर्स जवाब देने से मना कर देता है। फिर वापस जाते वक्त पियर्स स्ट्राइक टीम से रॉजर्स पर अटैक करवाता है, पर इनको लगता है कि एक सुपर सोल्जर को ऐसे ही हरा देंगे। कैप्टन अमेरिका यहाँ पे 1 वर्सेस 10 करता है और सबको अकेले लपेट कर वहाँ से निकलता है, लेकिन बाद में शील्ड उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर देती है और वो शील्ड से बचकर निकल जाता है। अब यहाँ पे नताशा उसके साथ ज्वाइन करती है। दोनों फ्लैश ड्राइव का यूज करके न्यू जर्सी एक सीक्रेट शील्ड बंकर तक पहुंचते हैं, जहाँ वो एक सुपर कंप्यूटर एक्टिवेट करते हैं जिसमें आर्मी जोला की प्रिजर्व कॉन्शियसनेस होती है। जोला यहाँ पे बताता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में कैप्चर होने के बाद उसे शील्ड में रिक्रूट कर दिया गया था और उसने सीक्रेटली हाइड्रा को फिर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिबिल्ड किया। सालों में हाइड्रा ने दुनिया को ये बिलीव करवा दिया कि सिक्योरिटी के लिए फ्रीडम सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और विंटर सोल्जर का यूज करके अपने ट्रैक्स कवर किए। मतलब जो कांड हाइड्रा शील्ड में रह के कर रहा था, उन कांड का जो भी ब्लेम था इन लोगों ने विंटर सोल्जर के कंधों पर डाल दिया। अब यहाँ पे शील्ड उस बंकर पर मिसाइल लॉन्च करती है, पर रॉजर्स और रोमेनॉफ उस मिसाइल अटैक से बच जाते हैं जो बंकर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि पियर्स शील्ड के अंदर हाइड्रा का लीडर है। रॉजर्स और रोमेनॉफ रॉजर्स के दोस्त सैम विल्सन की हेल्प लेने के लिए जाते हैं, जो एक वीए काउंसलर और फॉर्मर यूएसएएफ पैरा रेस्क्यू मैन है और फैल्कन विंग बैक का यूज करता है। तीनों मिलकर शील्ड एजेंट जैस्पर सिटवेल को पकड़ लेते हैं, जो एक तरीके से हाइड्रा का मोल होता है। यहाँ पे सिटवेल स्टीव, नताशा और सैम को बताता है कि जोला ने एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करा है कि ये लोग उस प्रोग्राम की मदद से जो भी शील्ड के दुश्मन प्रेजेंट और फ्यूचर में हैं, उनका पहले ही पता लगाकर उनको रास्ते से हटा सकते हैं ताकि शील्ड को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और ये सब एलिमिनेशन का काम वो 3 हेली कैरियर करेंगे जो प्रोजेक्ट इनसाइड का हिस्सा है। अब यहाँ पे सिटवेल को विंटर सोल्जर जान से मार देता है और फिर यहाँ नताशा, सैम और स्टीव विंटर सोल्जर से लड़ते हैं और यहाँ पे काफी तगड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका के बीच। और यहाँ पे रॉजर्स पहचान लेता है कि विंटर सोल्जर उसका बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स है, जिससे वो मरा हुआ समझता था। बार्न्स जोला के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बच गया था। उसे बार बार ब्रेन वॉश करके, टॉर्चर करके, फ्रीज करके हाइड्रा के मिशन के लिए यूज करा गया। अब यहाँ पे मारिया हिल स्टीव, नताशा और सैम को एक सेफ हाउस ले जाती है, जहाँ निक फ्यूरी, जिसने अपनी डेथ को फेक करा होता है, उन्हें एक प्लान बताता है कि हम हेली कैरियर से कंट्रोल चिप्स को रिप्लेस करके उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इनसाइड लॉन्च के लिए ट्रिस्केलियन आते हैं, रॉजर्स पूरी बिल्डिंग में हाइड्रा का प्लान ब्रॉडकास्ट कर देता है। नताशा काउंसिल मेंबर बनके पियर्स को पकड़ती है। फिर वहाँ पे फ्यूरी आता है और पियर्स को मजबूर करता है कि वो शील्ड का डेटाबेस अनलॉक करे ताकि रोमेनॉफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक कर सके और हाइड्रा को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर सके। फाइट के बाद फ्यूरी पियर्स को जान से मार देता है। रॉजर्स और सैम 2 हेली कैरियर्स पर अटैक करते हैं और कंट्रोल चिप रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन बार्न्स विल्सन का विंग पैक डिस्ट्रॉय कर देता है और तीसरे हेली कैरियर पर रॉजर्स से फाइट करता है। रॉजर्स यहाँ पे आखिरी चिप को रिप्लेस कर देता है, जिससे हिल कंट्रोल ले लेती है और हेली कैरियर्स को एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करती है। स्टीव यहाँ पे वकील से फाइट करने से मना कर देता है क्योंकि स्टीव का मेन काम तो हो चुका था, जो था हेली कैरियर्स को रोकना। फिर जब हेली कैरियर्स ट्रिस्केलियन से टकराते हैं, रॉजर्स यहाँ पे रिवर में गिर जाता है और हम लोग डिस्ट्रक्शन में इंजर्ड हो जाता है। बकी अनकॉन्शियस स्टीव को बचा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शील्ड के बिखरने के बाद नताशा सेनेट सब कमेटी के सामने अपने और रॉजर्स के एक्शन डिफेंड करती है। स्टीव और सैम डिसाइड करते हैं कि वो बकी को ढूंढेंगे। फिर इसका आता है मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे बैरन वॉल्फगैंग वॉन स्ट्रकर और उसके साइंटिस्ट हाइड्रा लैब में रॉजर्स और रोमेनॉफ के एक्शंस को इग्नोर करते हुए लोकी की छड़ी और 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं, जिनको उस छड़ी पर लगे माइंड स्टोन से सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली होती हैं। एक के पास सुपर स्पीड होती है और दूसरे के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में अपनी ही मेमोरियल को विजिट करता है ताकि वो अपने बारे में जान सके और उसको अब हल्का हल्का यहाँ पे याद आने लगता है कि वो कौन है। फिर इसके बाद स्टोरी शुरू होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की, जिसमें 1988 में अपनी माँ के डेथ के बाद छोटे पीटर क्विल को अर्थ से रेविजस नाम के एलियन चोर और स्मगलर का ग्रुप किडनैप कर लेता है, जिसका लीडर योंडू होता है। अब 2014 में मोरग नाम के एक बंजर पड़े प्लेनेट पर पीटर क्विल एक मिस्टीरियस ओप चुरा लेता है, लेकिन उस पर रोनन द अक्यूजर के आदमी अटैक कर देते हैं,
जिनका लीडर कोरैथ होता है। क्विल ओब के साथ बचकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन योंडू को पता चल जाता है कि क्विल ने उससे चोरी करी है और वो उसके सर पर इनाम रख देता है। दूसरी तरफ रोनन ओब को लाने के लिए गोमोरा को भेजता है। जब क्विल ज़ेंडर प्लेनेट पर ओब को बेचने की कोशिश करता है, तब गोमोरा उस पर अटैक करके ओब को चुरा लेती है। इसी दौरान क्विल के सर पर इनाम होने की वजह से रॉकेट, जो जेनेटिकली और साइबरनेटिकली मॉडिफाइड रकून है, और उसका दोस्त क्रूड भी उनके बीच में आ जाते हैं। फिर इतना हंगामा होने के बाद नोवा कॉर्प्स के ऑफिसर्स इन चारों को पकड़कर किलियन जेल में डाल देते हैं। जेल में ड्रैक्सर डिस्ट्रॉयर नाम का एक कैदी गोमोरा को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गोमोरा का डायरेक्ट कनेक्शन रोनन से होता है, जिसने ड्रैक्स की वाइफ और डॉटर को जान से मार दिया था। कोई यहाँ पे ड्रैक्स को समझाता है कि गोमोरा उसको रोनन तक पहुँचा सकती है। फिर यहाँ पे गोमोरा बताती है कि उसने रोनन को धोखा दिया है और वो नहीं चाहती कि रोनन ऑप की पावर का यूज़ करे। जब यहाँ पे सबको पता चलता है कि गोमोरा ऑप को कलेक्टर डैनियल टिवान को बेचना चाहती है, तब कोयल, रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स उसके साथ मिलकर जेल से भाग जाते हैं और कोयल की शिप मिलानो में निकल जाते हैं। रोनन यहाँ पे गोमोरा के अडॉप्टिव फादर थैनोस से मिलता है और उसकी बिट्रेयल के बारे में बात करता है। और थैनोस वही एलियन है जिसने लोकी को माइंड स्टोन दिया था, ताकि वो न्यूयॉर्क से टेसरेट के अंदर जो स्पेस स्टोन है वो थैनोस तक ला सके। अब कोयल और उसकी टीम नोवेयर पहुंचती है, जो एक सिटी प्लेनेट है और एक मरे हुए सेलेस्टियल के कटे हुए सर के अंदर बना हुआ है। शराब के नशे में ड्रैक्स रोनन को वहाँ पे बुला लेता है, जबकि बाकी लोग कलेक्टर से मिलते हैं। कलेक्टर ओप खोलता है और रिवील करता है कि उसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, जो इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसे संभालना लगभग नामुमकिन है। और ये इन्फिनिटी स्टोन होता है पावर स्टोन, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक पूरे प्लेनेट को ख़त्म कर सकता है। अब यहाँ पर कलेक्टर की स्लेव कैरेना पावर स्टोन को पकड़ लेती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और कलेक्टर का कलेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी रोनन वहाँ पे आ जाता है और ड्रैक्स को आसानी से हरा देता है। बाकी सब लोग शिप में भाग जाते हैं। रोनन के फॉलोअर उनका पीछा करते हैं, जिनमें गोमोरा की अडॉप्टिव सिस्टर नेबुला भी होती है। नेबुला गोमोरा का शिप डिस्ट्रॉय कर देती है और गोमोरा स्पेस में तैरने लगती है। रोनन के लोग ऑप को कैप्चर कर लेते हैं। कोयल यहाँ पे मदद के लिए योंडू से कांटेक्ट करता है और फिर गोमोरा को बचाने के लिए स्पेस में चला जाता है। वो अपना हेलमेट गोमोरा को दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके, और योंडू यहाँ पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। रॉकेट, ड्रैक्स और ग्रूट योंडू की शिप पर अटैक करने की धमकी देते हैं, लेकिन कोयल वहाँ पे सबको शांत करता है और योंडू को ऑफ देने का प्रॉमिस करता है। कोयल की टीम समझ जाती है कि रोनन का सामना करना लगभग सुसाइड है, लेकिन वो उसे पावर स्टोन का यूज़ करके गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते। रोनन अपने फ्लैगशिप डार्क एक्स्टर पर पावर स्टोन को अपने वॉर हैमर में लगा लेता है और उसकी पावर हासिल कर लेता है। फिर वो थैनोस को कॉन्टैक्ट करके कहता है कि पहले वो ज़ेंडोर को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर बाद में वो थैनोस को भी जान से मार देगा। नेबुला भी अपने अडॉप्टिव फादर थैनोस से नफरत की वजह से रोनन के साथ मिल जाती है। रेवेजर्स और कोयल की टीम नोवा कॉर्प्स के साथ मिलकर ज़ेंडर पर डार्क एस्टर का सामना करते हैं। कोयल और उसकी टीम मिलानो के थ्रू वॉरशिप के अंदर घुस जाती है। रोनन अपने पावर्ड ऑफ वॉर हैमर से नोवा कॉर्प फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रैक्स कोरैथ को जान से मार देता है और गोमोरा नेबुला को हरा देती है, लेकिन नेबुला बचकर वहाँ से निकल जाती है। फिर भी रोनन की पावर के सामने सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। रॉकेट एक रेवेजर शिप को डार्क एस्टर के अंदर क्रैश कर देता है। डैमेज होने की वजह से डार्क एस्टर ज़ेंडर पर क्रैश हो जाती है। क्रूट अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबको बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर देता है और अपनी बॉडी से सबको शील्ड करता है। रोनन क्रैश के बाद भी जिंदा निकल आता है और ज़ेंडर को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तब कोयल उसका ध्यान भटकाता है, जिससे ड्रैक्स और रॉकेट उसके वॉर हैमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोयल पावर स्टोन को पकड़ लेता है और गोमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट उसकी पावर को मिलाकर शेयर करते हैं। फिर कोयल उस पावर स्टोन का यूज़ करके रोनन को पूरी तरह वेपराइज कर देता है। बाद में कोयल योंडू को एक कंटेनर देता है जिसमें सपोजिटली पावर स्टोन होता है, लेकिन असली वाला पावर स्टोन वो नोवा कॉर्प्स को संभालने के लिए दे देता है। फिर कोयल और उसकी टीम, जो अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से जानी जाती है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ कर दिए जाते हैं। कोयल को पता चलता है कि वो सिर्फ आधा ह्यूमन है और उसका जो बाप है वो एक एंशिएंट और अननोन स्पीशीज से बिलोंग करता है। आखिर में कोयल अपनी माँ का दिया हुआ आखिरी गिफ्ट खोलता है, जो एक कैसेट टेप होती है और उसमें उसकी माँ के फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं। गार्डियंस रीबिल्ड मिलानो में वहाँ से निकल जाते हैं और साथ में ग्रूट की एक छोटी सी ब्रांच भी ले जाते हैं, जो धीरे धीरे बेबी ग्रूट में ग्रो होने लगती है। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कलेक्टर अपने डिस्ट्रॉय हो चुके आर्काइव में बैठा होता है और उसके साथ उसके 2 एग्जिबिट बचे हुए होते हैं। एक होता है स्पेस डॉग और एक हार्वर्ड द डक। फिर इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, जिसमें सोकोविया नाम के एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अवेंजर्स टोनी स्टार्क, थॉर, ब्रूस बैनर, स्टीव रॉजर्स, नताशा रोमानोफ और क्लिंट बार्टन हाइड्रा की एक फैसिलिटी पर अटैक करते हैं, जिसका लीडर बैरन वॉल्फगैंग वॉन स्ट्रगर होता है,
स्ट्रकर लोकी की छड़ी का यूज़ करके ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ एवेंजर्स का सामना दो ट्विंस से होता है, पिएट्रो मैक्सिमोफ जिसके पास सुपर स्पीड होती है और वांडा मैक्सिमोफ जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर्स होती हैं। वांडा टोनी को अपनी पावर से टोनी का जो डीपेस्ट डर है उसको हकीकत करके टोनी को दिखाती है, और वो है पूरी दुनिया का खात्मा जिसमें एवेंजर्स मारे गए। पर टोनी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और एवेंजर्स स्ट्रकर को पकड़ लेते हैं और लोकी की छड़ी वापस हासिल कर लेते हैं। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर छड़ी के स्टोन के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवर करते हैं और सीक्रेटली उसका यूज़ टोनी के अल्ट्रॉन ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन अनएक्सपेक्टेडली सेंटिनेंट बन जाता है और ये मान लेता है कि अर्थ को बचाने के लिए ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। अल्ट्रॉन पहले टोनी के एआई जार्विस को डिस्ट्रॉय करता है और फिर अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देता है। छड़ी लेकर भागने के बाद अल्ट्रॉन सोकोविया में स्ट्रकर के बेस के रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने लिए एक नई बॉडी और रोबोट ड्रोन्स की आर्मी बनाता है। वो स्ट्रकर को मार देता है और मैक्सिमम ट्विंस को अपनी साइड कर लेता है क्योंकि दोनों स्टार्क को अपने पेरेंट्स की डेथ के लिए जिम्मेदार मानते हैं। फिर अल्ट्रॉन, वांडा और पिएट्रो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आर्म डीलर यूलिसिस क्लॉ के पास वाइब्रेनियम लेने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे एवेंजर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वांडा अपनी पावर से सबको टेरिफाइंग विजन सिखाती है। इन विजन्स की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जोहान्सबर्ग में तबाही मचा देता है। आखिर में टोनी को अपने एंटी हल्क आर्मर हल्क बस्टर एके वेरोनिका का यूज़ करना पड़ता है हल्क को रोकने के लिए। हल्क की डिस्ट्रक्शन और वांडा के हेलुसिनेशन की वजह से पूरी दुनिया एवेंजर्स के खिलाफ होने लगती है। फिर यहाँ पे पूरी टीम क्लिंट बार्टन के फार्म हाउस में उसकी फैमिली के साथ छुप जाती है। थॉर अपने विजन्स के बारे में जानने के लिए डॉक्टर एरिक सेल्वी के पास चला जाता है, जबकि निक फ्यूरी वहाँ पर आकर एवेंजर्स को अल्ट्रॉन को रोकने के लिए प्लान बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साउथ कोरिया सियोल में अल्ट्रॉन लोकी की छड़ी का यूज़ करके डॉक्टर हेलेन चो का माइंड कंट्रोल कर लेता है। हेलेन की सिंथेटिक टिश्यू टेक्नोलॉजी, वाइब्रेनियम और छड़ी के स्टोन की मदद से अल्ट्रॉन एक पावरफुल नई बॉडी बनाता है जिसमें बॉडी पूरी वाइब्रेनियम की बनी होगी। बॉडी पर छड़ी पर लगा हुआ माइंड स्टोन होगा और बॉडी के अंदर अल्ट्रॉन होगा। पर जब अल्ट्रॉन अपनी कॉन्शियसनेस उस बॉडी में अपलोड कर रहा होता है, वांडा उसका माइंड पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अल्ट्रॉन पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये जानकर वांडा और पिएट्रो उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई उस सिंथेटिक बॉडी को अल्ट्रॉन से छीन लेते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन नताशा को कैप्चर कर लेता है। दूसरी तरफ टोनी और ब्रूस सीक्रेटली एक्टिव जार्विस को उस सिंथेटिक बॉडी में अपलोड कर देते हैं। अवेंजर्स इस फैसले पर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी थॉर वापस आता है और अपनी लाइटनिंग से पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। थॉर यहाँ पे बताता है कि छड़ी में लगा हुआ स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है, जो है माइंड स्टोन। नए बीइंग का नाम यहाँ पे ये लोग विजन रख देते हैं। विजन सबका ट्रस्ट तब जीत जाता है जब वो थॉर का हैमर म्योनिर आसानी से उठा लेता है, जिसे सिर्फ वही उठा सकता है जो कि वर्दी है म्योनिर को उठाने के लिए। अब विजन और मैक्सिमम ट्विंस अवेंजर्स के साथ सोकोविया पहुंचते हैं। अल्ट्रॉन ने बच्चों को वाइब्रेनियम का यूज़ करके एक मशीन बनाई होती है जो सोकोविया के कैपिटल सिटी के एक बड़े हिस्से को आसमान में उठा देगी। अल्ट्रॉन का यहाँ पे प्लान है कि सिटी को अर्थ पर गिराकर ग्लोबल एक्सटिंक्शन कॉज करना, लाइक एक मीटियोर की तरह, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब यहाँ पे ब्रूस बैनर नताशा को रेस्क्यू करता है और नताशा यहाँ पे हल्क को लड़ाई के लिए एक्टिवेट कर देती है। अवेंजर्स अल्ट्रॉन की रोबोट आर्मी से लड़ते हैं, जबकि निक फ्यूरी हेली कैरियर लेकर मारिया हिल, जेम्स रोड और शील्ड एजेंट्स के साथ सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए पहुंचता है। लड़ाई के दौरान पिएट्रो बार्टन को बुलेट से बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। पिएट्रो की डेथ से गुस्से में वांडा अल्ट्रॉन की मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन इसी वजह से अल्ट्रॉन का एक ड्रोन मशीन को एक्टिवेट कर देता है और सिटी अर्थ की तरफ गिरने लगती है। टोनी और थॉर मशीन को ओवरलोड करके पूरी सिटी को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे अर्थ पर इम्पैक्ट कम होता है और यहाँ पे दुनिया बच जाती है। पर लेकिन इसमें लाखों मासूम लोगों की जान चली जाती है। अब लड़ाई के बाद हल्क ये सोचकर कि वो नताशा के लिए डेंजर बन सकता है, क्वीन जेट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। विजन अल्ट्रॉन के लास्ट रिमेनिंग ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्ट्रॉन का पूरी तरह से वजूद ही मिट जाता है। फिर बाद में एवेंजर्स एक नया बेस स्टैब्लिश करते हैं। थॉर अपनी विजन के बारे में और जानने के लिए एस्गार्ड वापस चला जाता है। टोनी टीम छोड़ देता है और क्लिंट बार्टन रिटायरमेंट ले लेता है। मूवी के एंड में स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ नए एवेंजर्स को ट्रेन करने की तैयारी करते हैं, जिनमें जेम्स रोड एके वॉर मशीन, विजन, सैम विल्सन एके फैल्कन और वांडा मैक्सिमोफ शामिल होते हैं। फिर इसके मिड क्रेडिट सीन में थैनोस एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनता है और कहता है कि अब इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने का काम वो खुद करेगा। तो स्टोरी शुरू होती है 1989 में। एक साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी एंटमैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिम मानता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई
तो लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो कसम खाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा इस टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखेगा। प्रेजेंट डे में पिम की अलग हो चुकी हुई बेटी होप वैन डैन और उसका फॉर्मर असिस्टेंट डैरन क्रॉस पिम को उसकी कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से बाहर निकाल देते हैं। क्रॉस अपना खुद का श्रिंकिंग सूट येलो जैकेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होता है, जिसे देखकर पिम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि क्रॉस पिम की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के बहुत करीब आ चुका था। दूसरी तरफ जेल से रिलीज होने के बाद अच्छे दिल वाला चोर स्कॉट लैंग अपने पुराने सेलमेट लुइस के साथ रहने लगता है। स्कॉट बिना बताए अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसका पुलिस डिटेक्टिव फियांसे पैक्सटन उसे डांट देते हैं क्योंकि स्कॉट चाइल्ड सपोर्ट नहीं दे पा रहा था और क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्कॉट को कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो लुइस की टीम के साथ मिलकर एक चोरी करने के लिए मान जाता है। स्कॉट एक घर में घुसकर सेफ खोलता है, लेकिन उसे सिर्फ एक पुराना मोटरसाइकिल सूट मिलता है जिसे वो अपने घर में ले आता है। जब स्कॉट उस सूट को पहनकर ट्राई करता है तो वो गलती से कीड़े जितना छोटा हो जाता है। इस एक्सपीरियंस से डरकर वो सूट वापस उसी घर में रख देता है जहाँ से उसने लिया था, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उस घर का ओनर हैंक पिम होता है। पिम जेल में स्कॉट से मिलता है और छुपे से एंटमैन सूट उसके सेल में पहुंचा देता है ताकि स्कॉट उस सूट की मदद से जेल से एस्केप कर सके। पिम बताता है कि उसने लुइस को बिना बताए मैनिपुलेट किया था ताकि स्कॉट सूट चुरा सके और पिम उसका टेस्ट ले सके कि स्कॉट चोरी करने में माहिर है या नहीं। अब पिम यहाँ पे चाहता है कि स्कॉट नया एंटमैन बने और डैरन क्रॉस से येलो जैकेट सूट चुरा ले क्योंकि क्रॉस के पास अभी सिर्फ एक येलो जैकेट सूट है, पर अगर हज़ारों ऐसे सूट क्रॉस बना लेगा और गलत हाथों में बेचेगा तो वो लोग साइज में छोटे होकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चुरा सकते हैं। अब यहाँ पे पिम और होप स्कॉट को फाइटिंग और एंड्स को कंट्रोल करना सिखाते हैं। होप यहाँ पे अपने फादर हैंक से नाराज रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ जैनेट की डेथ के लिए पिम जिम्मेदार है। तब पिम यहाँ पे सच बताता है कि जैनेट जो वास्ट थी 1987 में एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के दौरान सब एटॉमिक क्वांटम रियल में चली गई थी और कभी वहाँ से वापस नहीं आ सकी। पिम यहाँ पे स्कॉट को वार्निंग देता है कि अगर उसने सूट का रेगुलेटर ओवर यूज़ किया तो उसके साथ भी वही हो सकता है। अब यहाँ पे मिशन की तैयारी के लिए स्कॉट को अवेंजर्स हेडक्वार्टर से एक डिवाइस चुराने के लिए भेजा जाता है जो उनकी चोरी में काम आएगा। वहाँ पे स्कॉट की छोटी सी फाइट होती है सैम विल्सन यानी फैल्कन से और स्कॉट यहाँ पे सैम को हरा के डिवाइस लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ डैरन क्रॉस फाइनली येलो जैकेट सूट कंप्लीट कर लेता है और पिम टेक्नोलॉजीज में एक अनवीलिंग इवेंट रखता है। स्कॉट लुइस की टीम और उड़ने वाली एंट्स की मदद से बिल्डिंग में घुस जाता है। वो कंपनी के सर्वर्स को हैक करते हैं और बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। जब स्कॉट येलो जैकेट चुराने की कोशिश करता है तब क्रॉस उसे पिम और होप को पकड़ लेता है। क्रॉस का प्लान यहाँ पे होता है कि येलो जैकेट और एंटमैन सूट इन दोनों को हाइड्रा को बेच दे। स्कॉट किसी तरह खुद को आज़ाद कर लेता है और होप के साथ मिलकर ज़्यादातर हाइड्रा एजेंट्स को हरा देता है, लेकिन एक हाइड्रा एजेंट क्रॉस के पार्टिकल्स की एक वाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच क्रॉस हैंक पिम को गोली मार देता है। स्कॉट यहाँ पे क्रॉस का पीछा करता है और दूसरी तरफ एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे पिम टेक्नोलॉजीज की बिल्डिंग अंदर ही अंदर कोलैप्स हो जाती है, पर यहाँ पे पिम और होप वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर हेलीकॉप्टर में क्रॉस येलो जैकेट सूट पहनकर स्कॉट पर अटैक करता है। फाइट के दौरान पैक्सटन स्कॉट को अरेस्ट कर लेता है। क्रॉस कैसी को किडनैप कर लेता है ताकि स्कॉट को वापस अपने पास बुला सके। कैसी को बचाने के लिए स्कॉट अपने सूट का रेगुलेटर ओवरराइड कर देता है और सब एटॉमिक साइज तक छोटा होकर क्रॉस के सूट के अंदर घुस जाता है। वहाँ वो येलो जैकेट सूट को डैमेज कर देता है जिससे क्रॉस अनकंट्रोलेबली श्रिंक होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। स्कॉट खुद भी क्वांटम रियल में चला जाता है, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वो वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आता है। स्कॉट की ब्रेवरी देखकर पैक्सटन उसकी हेल्प करता है और उसे दोबारा जेल जाने से बचा लेता है। जब यहाँ पे हैंक पिम देखता है कि स्कॉट क्वांटम रियल से जिंदा वापस आ गया है तो उसकी उम्मीद जाग जाती है कि शायद उसकी वाइफ जैनेट भी अभी जिंदा हो। बाद में स्कॉट लुइस से मिलता है और लुइस उसे बताता है कि सैम विल्सन उसे ढूंढ रहा है। इसके मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम होप को एक नया बॉस का सूट दिखाता है और वो सूट उसे दे देता है। और फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन के पास बकी बार्न्स कैप्चर होता है। वो दोनों टोनी स्टार्क से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि सोकोविया में जो बर्बादी हुई थी उसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोकोविया अकॉर्ड्स बनाए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तब सैम विल्सन कहता है कि वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो उनकी हेल्प कर सकता है और यहाँ पर फेज़ 2 ख़त्म हो जाता है। तो हम मार्वल के फेज़ 1 और 2 दोनों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद इन्फिनिटी सागा का लास्ट फेज़ होगा जिसमें फेज़ 3 में इन्फिनिटी स्टोन का कॉन्सेप्ट ख़त्म होकर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फेज़ 4 में शुरू हो जाएगा। तो फिर वीडियो यहीं तक थी। आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।